वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने साउंड को एनालाइज किया था कि साउंड हमारे पास किस टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीरियोडिक साउंड्स को, नॉन पीरियोडिक साउंड्स को। इसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास होते हैं ये कॉम्प्लेक्स साउंड्स और जो दूसरे नॉन कॉम्प्लेक्स साउंड होते हैं, और कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स या नॉन कॉम्प्लेक्स साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने हार्मोनिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, और फिर हमने देखा था कि अगर हमारे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो हम फिर उस हार्मोनिक को ओवरटोन का नाम भी देते हैं। इसके साथ साथ हमने नॉइज़ को भी डिस्कस किया था, और हमने ये भी कहा था कि अगर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक होगी, तो इसका मतलब है कि जो वेव्स हैं वो पीरियोडिक होंगी। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज से एक्सीड करती है तो फिर वो नॉन पीरियोडिक वेव्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में इस बात को बताया था कि अगर कोई चीज़ वेव है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना करे, वो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करें, और वो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना करें। तो अगर साउंड एक वेव है तो इसको रिफ्लेक्शन भी करनी चाहिए, इसी तरह से इसको रिफ्रैक्शन भी करनी चाहिए और डायफ्रैक्शन भी करनी चाहिए। तो हम इसको सीक्वेंस वाइज जो है वो स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। सो कंसीडर करें कि आपके पास जो है वो एक वॉल है। इस तरह से मैं एक वॉल बना देता हूँ, ऑलराइट। और आपके पास यहाँ पे जो है वो एक साउंड सोर्स है, यानी कि ये जो है इसे हम सोर्स कह सकते हैं, सोर्स ऑफ साउंड। ओके, तो ये वेव्स जनरेट करेगा। जब ये वेव्स जनरेट करेगा तो इस तरह से वेव्स जो हैं वो क्या करेंगी, जाके स्ट्राइक करेंगी इस सरफेस के ऊपर, और रिजल्टिंग क्या होगा कि ये वेव्स जो हैं वो स्ट्राइक बैक जो है वो इस तरह से करेंगी। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो एक सरफेस के साथ जाके टकराने के बाद बाउंस बैक हो गई हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को सेटिस्फाई करता है। तो हम देख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम? द बाउंसिंग back of waves when they strike a hard surface is known as रिफ्लेक्शन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। कि साउंड वेव्स जो है वो सोर्स से जनरेट होती हैं, किसी भी हार्ड सरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं और बाउंस बैक हो जाती हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। ऑलराइट, तो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो साउंड वेव्स जो हैं वो फॉलो करती हैं। ओके, नेक्स्ट देखें जरा आप। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, सो रिफ्रैक्शन जो है ये दूसरा टेस्ट है किसी भी वेव्स का। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई वेव किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, और उसकी स्पीड चेंज होने के साथ साथ वो बेंड भी करती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके,
हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कैसे होता है। when sound waves moves from one medium to another medium, its speed and direction changes। जी, जब भी साउंड जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होता है तो उसकी डायरेक्शन और उसकी जो स्पीड है वो चेंज करती है। ऑलराइट, तो हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ ए साउंड depends upon density and temperature of a medium। ओके, तो ये जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं, इनमें जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है मीडियम के जो मीडियम है उसकी डेंसिटी पर और उस मीडियम के टेम्परेचर पर। तो डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो चेंज करेंगे। ऑल राइट, ओके। अब मैं आपके सामने दो केसेस रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ से नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट देखें ज़रा। यस, हमारे पास दो तरह के केस हो सकते हैं। एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ ड्यूरिंग डे टाइम और एक मैं डिस्कस कर लेता हूँ ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो आपने देखा है कि डे टाइम में जो साउंड होता है उसकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन रात के वक्त अगर आप देखते हैं कि लेट्स से कि अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है, कोई बेल रिंग कर रही है या किसी भी किस्म का शोर है, वो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ सुनाई देता है। उसके पीछे रीज़न क्या है हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे टाइम। डे टाइम जो है साउंड किस तरह से रिफ्रैक्ट करता है। यस, डे टाइम में आपको पता है कि जो हमारे पास ग्राउंड होता है, लेट्स से कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि दिस वन इज़ आर अर्थ, ठीक है। और अर्थ के करीब जो है वो क्या होगा कि जो टेम्परेचर है वो हाई होता है और जो हमारे पास एयर होती है वो लाइटर हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो मैं इसलिए इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम है। ऑलराइट, लेकिन जो एयर अबव होगी, जैसे कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूं, ये जो एयर अबव होगी ये कोल्ड एयर होगी और कोल्ड एयर जो है उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने ये लाइंस को क्लोज बनाया ताकि आपको इस बात का पता चल जाए कि ये जो है दिस वन इज़ कोल्ड एयर और अगर मैं इसको बड़ा ही यूज़ कर लूँ, यस, कोल्ड एयर और इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी ड्यूरिंग डे टाइम। ऑलराइट, और ये वाली जो हमारे पास एयर है, ये वाली जो एयर है
ये हमारे पास हॉट एयर है, जस्ट अ मिनट, यस दिस वन इज हॉट एयर। और हॉट एयर जो होती है इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी। ओके, अब यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है, मैं लिख भी देता हूँ साइड पे, कि स्पीड ऑफ साउंड increases with temperature। यस, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके, तो ये आपके पास ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि एक जो कंक्रीट होता है वो हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाली एयर जो है वो लाइटर हो जाती है, लेकिन उससे ऊपर वाली जो एयर होती है वो कोल्ड एयर होती है। ओके, तो जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने से क्या होता है, ये देखिए लेट्स से, ओके, जब आप बोलते हैं तो आपने याद रखना है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। मैं रिपीट करता हूँ कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हॉट एयर मौजूद होगी, वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, तो जब हमारी जो साउंड वेव है वो इस मीडियम से गुजर के इस मीडियम में जाती है, कोल्ड मीडियम में जाती है, तो इसकी स्पीड जो है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। और जब स्पीड डिक्रीज़ करती है तो इसमें बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह से साउंड हमारे पास आएगा और इस तरह से अपवर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि मैं आपको छोटा सा हैक बता देता हूँ। वो हैक ये है कि ये जो हमारी साउंड वेव है ये हमेशा उस तरफ बेंड होगी, उस रीजन की तरफ बेंड होगी जहाँ पे हमारी जो स्पीड है वो कम होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जो अबव रीजन है, जहाँ पे कोल्ड एयर मौजूद है, वहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो स्पीड जहाँ पे डिक्रीज करेगी वहाँ पे बेंडिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस मीडियम में जाके बेंडिंग ज़्यादा होती है और ड्यूरिंग डे टाइम जो है वो साउंड वेव जो है वो अपवर्ड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। ऑल राइट, तो ये फिनोमेना है डे टाइम का। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है इस बात की? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये तो होगी दिन की कहानी। अब हम देखते हैं कि नाइट टाइम में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, या इसी के नीचे देख लेते हैं। ओके, नाइट टाइम। नाइट टाइम, नाइट टाइम उसी तरह से हम बना लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब नाइट टाइम क्या होता है कि नीचे वाली जो एयर होती है वो कोल्डर हो जाती है, क्योंकि अर्थ जो है वो सारी की सारी हीट रेडिएट करती है। तो ये वाली एयर जो है अब डेंस है, जबकि ऊपर वाली जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, वार्म होती है। तो उसमें जो डेंसिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब साउंड जो है वो, अब मैं इसमें बार बार लिखूंगा नहीं कि ये लेस डेंस है, चलिए मैं लिख देता हूँ कि अब जो है दिस वन इज, ये जो है ये हमारे पास हॉट एयर है। तो हॉट एयर है तो क्या होगा, हॉट एयर है तो लो डेंसिटी होगी। इसी तरह से ये जो है रात के वक्त कोल्ड एयर होती है। अगर कोल्ड एयर है तो हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से डिफरेंस है। अब जो हमारे पास एयर आएगी, ये साउंड वेव आएगी, देखिए साउंड वेव जो है जब वो ट्रैवल करेगी तो मैंने आपको बताया था कि वो उस तरफ ज़्यादा बेंड होती है जहाँ पे उसकी स्पीड कम होती है। तो इस रीजन में चूंकि ये हॉट एयर है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ पे स्पीड
कम होगी, तो हमारी जो साउंड वेव है वो कुछ इस तरह से डाउनवर्ड बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो साउंड वेव जो है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी। यस, ये इस तरह से डाउनवर्ड बेंड हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड जो है कोल्ड एयर में उसकी स्पीड डिक्रीज करती है, और जिस मीडियम में इसकी स्पीड डिक्रीज करती है वहीं की तरफ जो है ये बेंड होती है। तो इस तरह डे टाइम में ये डाउनवर्ड बेंड होती, नाइट टाइम में ये डाउनवर्ड बेंड होती है, जिसकी वजह से आपको साउंड जो है वो क्लैरिटी के साथ सुनाई देते हैं रात के वक्त। ऑलराइट, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से नाइट टाइम और किस तरह से डे टाइम में जो साउंड है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और साथ ही हमने इसको क्या कर लिया था, जो था वो डिफाइन कर लिया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो इसका मतलब है साउंड जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको भी सेटिस्फाई करता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज डायफ्रैक्शन। ओके, डायफ्रैक्शन में क्या होता है, डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपने अक्सर फील किया होगा, जैसे हम एक सिचुएशन बना लेते हैं यहाँ पे कि इस तरह से कॉर्नर बना देते हैं और इस तरह से। ओके, लेट्स से कि आप यहाँ पे खड़े होकर बात करते हैं इस पॉइंट पे, और आपका कोई फेलो फ्रेंड जो है वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, और ये जो है आपके पास कोई रूम है या कोई भी बिल्डिंग है जिसका कोई कॉर्नर है। तो आप जब बात करते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि साउंड जो है, जो आपकी वॉइस है वो जो है वो इसको भी सुनाई देती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि साउंड जो है उसको इस सीधी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, यानी कि वो जो दूसरे कॉर्नर पे हमारे पास कोई भी आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, कोई भी जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, उसको आवाज़ नहीं आनी चाहिए थी, आवाज़ को बिल्कुल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो बेंड होके उस तक भी जाती है, उसको भी आवाज़ आती है। एक सिंपल सी फिनोमेना है जो कि आप अपने घरों में और स्कूल्स में भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपका रूम ओपन है, आप डायरेक्टली उस फ्रेंड को या उस पर्सन को नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी आपको उसकी आवाज़ आ रही होती है, जिसमें हम कहते हैं कि आवाज़ तो आ रही है लेकिन तस्वीर नहीं आ रही। एग्जैक्टली यही बात है कि साउंड जो है वो कॉर्नर्स पे क्या करता है, बेंड करता है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डायफ्रैक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव्स, यस, बेंडिंग ऑफ वेव्स around obstacles is known as डायफ्रैक्शन। अब मैं यहाँ बार बार लिख नहीं रहा कि यहाँ पे बेंडिंग किसकी हो रही है। ऑब्वियसली क्लियर बात है कि अगर साउंड की बात हो रही है तो साउंड की बेंडिंग हो रही है। तो साउंड की जो वेव्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स के पास जाके क्या करती हैं, बेंड करती हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि साउंड चूँकि एक वेव है, और अगर वो वेव है तो उसको रिफ्लेक्शन भी करनी चाहिए, उसको रिफ्रैक्शन भी करनी चाहिए, और उसको डायफ्रैक्शन भी करनी चाहिए। तो साउंड जो है इन तीनों टेस्ट को पास करता है, तो इस वजह से हम साउंड को वेव कहते हैं। ऑलराइट, अब साउंड में जो हमने शुरू में एक फिनोमेना पढ़ा था, जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये फिनोमेना दिखाया था। सो दिस वन इज रिफ्लेक्शन। तो साउंड में एक इस रिफ्लेक्शन की वजह से साउंड का एक ऐसा बिहेवियर है जिसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ये आपको सुनाई देता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एक एम्प्टी रूम में गए हैं और अगर आप एक ख़ास डिस्टेंस पे खड़े हैं तो जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी ही आवाज़ जो है वो वापस सुनाई देती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एको। तो अब हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एको। तो एको को हम स्टडी करेंगे अभी
कि एको जो है वो क्या होती है। इसी के नीचे हम स्टडी कर लेते हैं ताकि डायग्राम हमारे पास बनी हुई है ताकि हमें समझने में आसानी हो। यस जी, एको जो है बेसिकली दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ reflection of sound in which reflected sound wave is heard separately. जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है वो आपको अलहदा से जो है वो सुनाई देती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? एको। ये मोस्टली आप देखते हैं जो एम्प्टी रूम्स होते हैं जहाँ पे फर्नीचर इस तरह की चीज़ें नहीं पड़ी होती, बिल्कुल एम्प्टी, जैसे आप कोई नया घर देखने जाते हैं तो वहाँ जब अगर बोलते हैं ख़ास डिस्टेंस पे खड़े होके तो आपको जो है वो अपनी ही आवाज़ सेपरेटली सुनाई देती है। तो इस फिनोमेना को, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ऑलराइट, ओके अब्दुल्ला, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने। यस, दिस वन। अब्दुल्ला, ये वैसे जो हमारी गूगल ड्राइव है उस पर ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, ये बोर्ड का पीडीएफ, ये अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से भी डायरेक्टली जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें अब। ओके अब्दुल्ला, सो हम एको को डिस्कस कर रहे थे। तो अब इसमें एक बात याद रखनी है कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो परसेप्शन ऑफ साउंड है दैट इज 0.1 सेकेंड। इसका मतलब है कि दो साउंड वेव्स आपको अप्रोच कर रही हैं और अगर उन दोनों साउंड वेव्स में जो टाइम इंटरवल है अगर वो 0.1 सेकेंड से कम है तो आपको वो दोनों साउंड वेव्स जो हैं वो एक साउंड वेव सुनाई देगी। अगर उन दोनों में जो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड है या 0.1 सेकेंड से ज़्यादा है तो वो आपको दो डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो जो साउंड को परसीव कर सकता है, दो डिफरेंट साउंड को परसीव कर सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उन दो डिफरेंट साउंड्स के दरमियान जो टाइम इंटरवल है तो वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। हम इसको लिख भी लेते हैं, टाइम इंटरवल between two sound waves must be greater or equal to 0.1 second for clear detection of two distinct sound because human brain perceive two different sounds only if their time of approach is 0.1 सेकेंड। ऑलराइट, तो अगर दो साउंड्स का जो टाइम ऑफ अप्रोच है या टाइम इंटरवल है वो 0.1 सेकेंड है या इससे ज़्यादा है
तो फिर तो हमें एको जो है यानी रिफ्लेक्टेड साउंड अलहदा से एक साउंड सुनाई देगा। अदरवाइज अगर उसका टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड से कम है तो फिर आपको एक ही साउंड सुनाई देगा, क्योंकि वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे। ऑल राइट, ओके। तो अगर आप यहाँ देखें हमने वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है कि जिस डिस्टेंस पे हम एको सुन सकते हैं। तो देखें, अगर आप नोट करें, अगर आप नोट करें तो यहाँ से सोर्स से साउंड गया है और इस सरफेस के साथ जाकर टकराया है, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ डी। इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ डी, और टकराने के बाद फिर ये वापस सोर्स के पास आया, तो इसने टोटल फासला कितना कवर किया? 2d। यस, d डिस्टेंस जो है सोर्स से इस ऑब्स्टिकल तक जाने का और इस ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आने का, मतलब जाने का डिस्टेंस भी d है और आने का डिस्टेंस भी d है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2d। फाइन। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको जो है उसको क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, इसको हम लिख भी सकते हैं मिनिमम 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 डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको। यस, एको के लिए हम मिनिमम डिस्टेंस जो है उसे क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फाइन, तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस, जिसको हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, v इक्वल्स डी बाई टी। यानी स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसी को मैं रीफ्रेज भी करके लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे t जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसको अगर मैं इक्वालिटी के इस तरफ लेके आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा v इंटू टी इक्वल्स टू डी। ओके, तो इस d को मैं क्या कर सकता हूँ? s के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो है वो हम डिस्टेंस को s के साथ रिप्लेस करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इंटू टी इज इक्वल्स टू s, और इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ यहाँ साइड पे। यस, इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ s इक्वल्स v इंटू टी। ऑल राइट, तो हमें जो है वो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। उस मिनिमम डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो वेरिएबल्स क्या थे? जो टोटल डिस्टेंस था मेरे पास s इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि सोर्स से ऑब्स्टिकल तक का जो फासला था वो d था, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके दोबारा से सोर्स के पास आई है, तो उसने दोबारा से डिस्टेंस d जो है वो ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? 2d। तो हमारे पास जो s होगा यानी टोटल डिस्टेंस जो होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे 2d के साथ। ओके, इसी तरह से जो स्पीड है मेरे पास, जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, और मुझे पता है जो टाइम इंटरवल है दोनों वेव्स का, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है कि ह्यूमन परसेप्शन के मुताबिक उसको 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड होगा। आप सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। कैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे? s की जगह पे आ जाएगा 2d इक्वल्स v की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 340, और t की जगह पे आप पुट कर सकते हैं 0.1। तो मुझे तो d चाहिए सिर्फ, सो d इज इक्वल्स टू 340 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 मीटर। यस, इसका मतलब है कि अगर आपने एको को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका और ऑब्स्टिकल का जो फासला है वो 17 मीटर होना चाहिए। अगर वो 17 मीटर से ज़्यादा होगा तो जो एको है वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ सुनाई देगी, लेकिन अगर वो फासला 17 मीटर से कम है
तो फिर आपको जो आवाज़ आएगी वो एक ही आवाज़ आएगी। उसके रीज़न ये है कि सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगे और आपका ब्रेन जो है वो उन दोनों साउंड वेव्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट या फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो ये एको यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वैसे भी कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करें जहाँ पे आप एको जो है वो सुन सकते हैं। तो ये कम से कम डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा जो है वो टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो आपके ह्यूमन ब्रेन को ज़्यादा टाइम मिलेगा दोनों वेव्स को डिस्टिंग्विश करने में। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने एको जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने स्टार्ट में देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी कि अगर मैं इसको और आसान कर लूँ तो ये जो फासला है सोर्स का और ऑब्स्टिकल का, ये कितना होना चाहिए? ऑलमोस्ट 17 मीटर होना चाहिए। ऑल राइट, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में जो है वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स को देखा, रिफ्लेक्शन को देखा, और उसके साथ साथ हमने जो है वो एको को देखा कि किस तरह से एको जो है वो रिफ्लेक्शन की एक काइंड ऑफ स्पेशल टाइप है। और फिर हमने मिनिमम डिस्टेंस जो था उसको भी क्या किया, हमने कैलकुलेट किया कि कम से कम कितना फासला होना चाहिए कि जिस फासले पर हम एको सुन सकते हैं। ऑल राइट, इसी तरह से हमने रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, और मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन जो है वो दूसरे मीडियम की डेंसिटी और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और फिर हमने दो डिफरेंट टाइम्स लिए कि डे टाइम में साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट अपवर्ड होता है और रिफ्रैक्ट अपवर्ड होता है, और इसी तरह से नाइट टाइम में जो साउंड है वो रिफ्रैक्ट डाउनवर्ड होता है। इसी के साथ साथ हमने लास्ट पे डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डायफ्रैक्शन, दैट इज़ सिंपली अ बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन signing off.